तो कैसे हैं आप लोग? दिख रहा होगा लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि 12th वालों के लिए क्या है, एक छोटा सा सरप्राइज है। तो सरप्राइज है कैप्सूल कोर्स फॉर 12th क्लास। हमारे इस बार के कोर्स के जो 14 चैप्टर्स हैं, 13 और 14 चैप्टर्स हैं, उनको 25 दिन में कवर अप करेंगे। कितने में कवर अप करेंगे बच्चों? 25 डेज ओनली, जिसमें हम लोग हर एक टॉपिक की डेप्थ में नहीं घुसेंगे, ये बात आप क्लियर मान के चलो। जितने क्वेश्चंस वहां से उठते हैं और बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक से उठकर बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेन जो हमको पॉइंट्स डिस्कस करने हैं वो ये है कि यहां से क्वेश्चन बनेगा तो वही एक चीज की गारंटी दे सकता हूं कि इस कोर्स से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपके बोर्ड के लिए बता रहा हूं। फिर भी किसी को ऐसा लगे कि सर ये तो बोर्ड है, हम आगे आप चाहो तो जेई में भी देख लेना, और बोलो, इससे बड़ी बात नहीं बोल सकता हूँ। जेई मेंस और बोर्ड इससे बाहर चला जाए तो मुझसे कह देना आके, लेकिन मेरी फिर से एक कंडीशन है कि ये आपने एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए कोर्स पूरा, और मैं समझता हूँ सबने पढ़ा हुआ होगा, ऐसी बात नहीं है नहीं पढ़ा हुआ होगा। क्योंकि अगर आपने पढ़ा हुआ नहीं है तो मान लो मैं कोई भी टर्म लिखूंगा डेप्थ में जाऊंगा नहीं, क्योंकि कैप्सूल है भैया, कंप्लीट कोर्स नहीं है। कंप्लीट कोर्स साइड में सीरीज चालू करूंगा, ये कैप्सूल कोर्स की सीरीज है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है? कंसेप्ट देखने, क्वेश्चन देखने। अगर कोई लेक्चर बहुत लंबे होंगे तो एक लेक्चर में पहले कंसेप्ट बताऊंगा सारे, उसके बाद अगले लेक्चर में क्वेश्चंस कराऊंगा। तो थोड़ा सा वेट रखना, सब रखना, हो सकता है एक दिन में 2 वीडियोस भी डालूं। ऑलराइट, तो साथ में चलते रहिए और देखते रहिए। आइए तो अपना शुरू करते हैं अपन कैप्सूल कोर्स। सबसे पहले अपन लोग जो शुरू करने वाले हैं वो हम शुरू करने वाले हैं लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशंस, इट इज चैप्टर नंबर 2। इट इज चैप्टर नंबर 2। ऑलराइट, सॉल्यूशन क्या होता है फटाफट से देखेंगे, थोड़ी सी स्पीड रखूंगा इसके अंदर। ऑलराइट, और ये लेक्चर्स थोड़े से बड़े भी होने वाले हैं। अब तक के मेरे लेक्चर्स मैक्सिमम आधा घंटे का है, हो सकता है लेक्चर 40 मिनट का भी हो जाए, 45 का भी हो जाए, 50 मिनट का भी हो जाए, 1 घंटे का भी हो जाए, लेकिन ये गारंटी मेरी है बोर नहीं होगे, ठीक है। आ जाओ। हाँ जी, व्हाट इज द सॉल्यूशन? सबसे पहला सवाल, बड़ा वाहियात सवाल सर, क्या पूछ रहे हो आप भी। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर व्हिच कैन बी मैकेनिकली सेपरेटेड। होमोजेनस मैकेनिकली सेपरेबल मिक्सचर। सेपरेबल मिक्सचर, होमोजेनस का मतलब समझते हैं यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। जैसे मैं कह दूं सॉल्ट प्लस वाटर, तो उसके अंदर आप देख नहीं सकते हो कि सॉल्ट के पार्टिकल्स क्या हैं। मैं कह दूं शुगर प्लस वाटर, यू कैन नॉट सी द पार्टिकल्स ऑफ शुगर इन दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ऑलराइट, सो सच काइंड ऑफ सॉल्यूशंस है ना, व्हिच आर होमोजेनस एंड कैन बी मैकेनिकली सेपरेटेड into their components, then those are called what? Solutions. All right. तो अगर हम देखें थोड़ा सा कि सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स होंगे, सब जानते हैं इस बारे में, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट इज व्हाट? द लेस क्वांटिटी component, लेस क्वांटिटी component is solute and more quantity component is what बच्चों? solvent. all right, there is one more thing जिसको अलग मार्कर से लिख रहा हूं, अलग पेन से लिख रहा हूं। it decides final state of solution, rather say final physical state of solution, final physical state of solution. ऑलराइट, तो ये एक छोटी सी चीज है जो आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या होता है। अभी पता चले मैं टॉपिक शुरू कर दूं, आप कहोगे कैसे सर है, हमको पहले ये तो बताया नहीं सॉल्यूशन क्या होता है, बराबर पढ़ाने चालू कर दिया, वेपर प्रेशर, राउल्स लॉ, ये लॉ वो लॉ है, पहले तो बताया नहीं, इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं जरा सा भी। तो भैया दिस वाज द इंट्रोडक्शन। ऑलराइट, के सॉल्यूशन इज व्हाट? होमोजेनस मैकेनिकली सेपरेबल मिक्सचर। होमोजेनस का मतलब जो मिक्सचर यूनिफॉर्म होते हैं, जो इक्वली डिवाइड होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट किसको कहेंगे? जो लेस क्वांटिटी कंपोनेंट है। सॉल्वेंट किसे कहेंगे? जो मोर क्वांटिटी कंपोनेंट है। रिमेंबर द थिंग कि ये जो डेफिनेशन है, इट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन बोथ हैव सेम फिजिकल स्टेट। बोथ हैव सेम फिजिकल स्टेट, दोनों की फिजिकल स्टेट क्या हो? सेम हो।
तभी ये जो डेफिनेशन है वो वर्क करेगी। अब ध्यान रखो, अगर मान लो सर के टेंडेंसी सॉरी अगर मान लो सर कि दोनों के स्टेट सेम नहीं है, तो फिर हम क्या करें? तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। इफ स्टेट इज नॉट सेम, state is not same, then the component which has tendency to dissolve, जिसमें डिसॉल्व करने की पावर है, डिसॉल्व करने की टेंडेंसी है, जो किसी को भी घोल सकता है, that will be considered as solvent। सॉल्वेंट को अलग मार्कर से लिख देता हूं ताकि एट अ क्लास ध्यान रहेगा कि सर ने क्या बताया था, सॉल्वेंट। ऑलराइट, अगर दोनों के फिजिकल स्टेट सेम नहीं है तो ऐसे टाइम पर ऑलवेज रिमेंबर, अगर सेम नहीं है तो टेंडेंसी टू डिसॉल्व जिसमें होगी हम उसी को क्या मानेंगे? सॉल्वेंट मानेंगे। और अक्सर ऐसे टाइम पर जिसमें टेंडेंसी टू डिसॉल्व होती है वो आपका लिक्विड ही होता है। क्या होता है? liquid। and as I mentioned earlier that it decides the final physical state of solution, that is the reason that मैंने इस एक चैप्टर का नाम क्या दिया है? लिक्विड सॉल्यूशन। हम लोग किसी और तरीके के सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, we will talk about the liquid solution only। alright, now remember one more thing, if solvent is water then solution will be called what? Tell first, aqueous solution। ऑलराइट, एक बार नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा बच्चों, है ना? समझ में भी आई होगी चीज। ऑलराइट, चलिए मिटा देते जाए इसको, अपने अगले पोर्शन पे बढ़ते हैं अपन। अगला पोर्शन हमारा जो है दैट इज वेपर प्रेशर। ऑलराइट, तो वेपर प्रेशर क्या है समझेंगे जरा फटाफट से, और फिर उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेकर के उससे भी आगे बढ़ेंगे। वेपर प्रेशर नाम से क्लियर होगा, देखो नाम से क्लियर होगा। वेपर प्रेशर का मतलब प्रेशर ऑफ वेपर, लेकिन क्या हर वेपर के प्रेशर को अपन वेपर प्रेशर बोलेंगे क्या? नो, नेवर। रिमेंबर वन थिंग। अच्छा, सबसे पहले तो इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाओ, इसको लिख दो वीपी, वाइस प्रिंसिपल नहीं, वेपर प्रेशर। हाँ, गलत समझते हो, इधर देखो। हाँ यार, हाँ जी, वेपर प्रेशर। ऑलवेज रिमेंबर कि इफ अ कंपोनेंट which is in its liquid phase is in equilibrium with its gaseous phase, when a component in its liquid phase is in equilibrium with a component in its gaseous phase, then pressure exerted by X gas over the surface of liquid is known as वेपर प्रेशर। तब ये भाई साहब जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर कहेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि वेपर प्रेशर किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? तो वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन फर्स्ट अमाउंट ऑफ लिक्विड से इसको कोई लेना देना नहीं है कि कितना है कितना नहीं है। शेप एंड साइज से इसको कोई लेना देना नहीं है। शेप एंड साइज ऑफ वेसल से कोई भी लेना देना नहीं है। आप कहोगे सर क्यों लेना देना नहीं है? ऑलवेज रिमेंबर, मैंने कहा है इक्विलिब्रियम। अब आप चाहे 1 लीटर पानी ले लो या फिर आप 100 लीटर पानी ले लो, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा तब तक वेपर प्रेशर भी नहीं आएगा। समझने की कोशिश करो, मैं यहाँ पर एवेपोरेशन नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर वेपर प्रेशर बोल रहा हूँ। जब तक ये दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाएंगे, फिर चाहे ये क्वांटिटी कितनी भी हो, इट डजंट मैटर। 1 लीटर हो, 100 लीटर हो, 1000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, मीट्रिक टन के अंदर हो, कितनी भी हो, जब तक ये दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाएंगे तब तक वेपर प्रेशर का जनरेशन पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखना बच्चों, गलती करते हैं। और ध्यान रखो, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ लिक्विड। अमाउंट पर डिपेंड क्यों नहीं कर रहा है? इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा तब तक वेपर प्रेशर आ नहीं सकता है। ऑलराइट, और शेप और साइज भी उसी के कैटेगरी में फॉल होता है।
अगर हम आगे देखें तो वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. नंबर वन नेचर ऑफ लिक्विड एंड सेकेंड वन इज टेम्परेचर. लेकिन सेकेंड वन तक जाने से पहले मैं एक बार इसको एक्सप्लेन करूंगा. नेचर ऑफ लिक्विड में हम लोग देखते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को, जिसको हम IMF बोलेंगे प्यार से, गलत मत समझना, है ना. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो दो टाइप के हैं, जाहिर सी बात है. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की अगर हम बात करें तो देयर आर टू फोर्सेस, राइट. एक तो जब ये वीक होंगे तब क्या होगा, एक जब ये स्ट्रांग होंगे तो क्या होगा. ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक है, आपके नहीं, आपके सॉल्यूशन के, ठीक है. अगर आपके सॉल्यूशन के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है बच्चों, वीक हैं, तो ऐसे टाइम पर ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो है ये लेस वेपर्स का प्रोडक्शन कर, सॉरी, ये जो है ये मोर वेपर्स का प्रोडक्शन करेगा. जो मोर वेपर्स का प्रोडक्शन करता है उसे हम मोर वॉलेटाइल बोलते हैं. और जो मोर वॉलेटाइल होता है उसका वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली ज्यादा होता है, ठीक है. अगर स्ट्रांग है तो ध्यान रखो कि ये लेस वेपर्स का जनरेशन करेगा. लेस वेपर्स, अगर लेस वेपर्स तो इट विल बी सेड लेस वॉलेटाइल, एंड इफ इट इज लेस वॉलेटाइल देन वेपर प्रेशर इज ऑल्सो less for such kind of scenarios. But there is a one thing, not there is a one thing, there is one thing, grammatical mistake. There is a thing that इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए. टेम्परेचर अगर बार बार बदला तो फिर तो आपकी पूरी राम कहानी बदल जाएगी, ये पूरी की पूरी कहानी बदल जाएगी. टेम्परेचर को मान लो आपने बढ़ा दिया, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अब चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स हो उसको एनर्जी मिलेगी, वो टूट जाएगा और वेपर्स बनाएगा और खूब बनाएगा भर भर के. तो एक रेंज सेट करनी पड़ेगी आपको टेम्परेचर की, यही रहना चाहिए, टेम्परेचर बदलना नहीं चाहिए. ऑलराइट, तो ये था कि किस किस पे डिपेंड करता है उसका पहला पॉइंट. अगला पॉइंट हम देखते हैं, एक बार आप इसको नोट कीजिए. आई होप आपने नोट कर लिया होगा. सेकंड जो पॉइंट है दैट इज टेम्परेचर. सेकंड पॉइंट इज टेम्परेचर. अब अगर टेम्परेचर डिपेंडेंसी हम देखते हैं तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी जो है वो देखी जाती है क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन से. किससे देखी जाती है, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन से. क्या होती है इक्वेशन, एनी आइडिया. तो द इक्वेशन इज log P2 upon P1 is equals to डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2. और टेम्परेचर डिपेंडेंसी इससे निकाली जाती है. और यहीं से पता चलता है, यहीं से हमें देखने को भी आया है कि टेम्परेचर जो है इन टर्म्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकाला जाता है हमेशा. किसकी टर्म्स में निकाला जाता है, इन टर्म्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. बीपी नहीं लिखूंगा, पता नहीं बच्चे क्या समझ लेंगे, बॉइलिंग पॉइंट लिखूंगा. सर है ना, मतलब सर कोई बच्चा नहीं सोच रहा हो ना तो भी सोचवा दो उसको, है ना, कि आप क्या सोच रहे हो. ऑलराइट, तो इन टर्म्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, अगर इन टर्म्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करते हैं तो अब मैं इसे बीपी लिखूंगा भैया. इससे ये पता चला कि सॉल्व करने वाले ने कर लिया, हमें भी अभी सॉल्व नहीं करना है. मैं पहले बता चुका हूं, रिवीजन कोर्स है, फैक्ट्स याद रखने चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा. क्यों, वेपर प्रेशर ज्यादा तब होगा जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगे, और वीक फोर्सेस को तोड़ने के लिए एनर्जी कम मतलब एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि उसका टेम्परेचर भी कम. गेटिंग. दूसरा एक तरीका और है इसको पहचानने का, वही बता देता हूं. तो ये तो नहीं कहोगे कि पता नहीं क्या बोल दिया. गौर करना मेरी बात पे कि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है कि टेम्परेचर का वो पॉइंट जहां पर आपके सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए. राइट. अब खुद सोचो कि
मान लो P एक्सटर्नल जो है वो 180 m है, वो कितना है 180 m है। अब आपके पास एक वेपर प्रेशर तो है 0.380 m और एक वेपर प्रेशर आपके पास है 0.780 m। किसमें आपको वेपर्स का जनरेशन ज्यादा करना पड़ेगा, खुद सोचो, किसमें आपको वेपर्स का जनरेशन ज्यादा करना पड़ेगा, इसमें कि इसमें? हाँ, इसमें ज्यादा करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर आपको टेम्परेचर को एक्सेस अमाउंट में बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ उतनी नीड नहीं है, बढ़ाना तो पड़ेगा लेकिन थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा नहीं बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम बढ़ रहा है ना, कम इंक्रीज हो रहा है। अगर वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि देखो टेम्परेचर कितना बढ़ाना पड़ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। अब सोच, दूसरा कंसेप्ट लगा, अगर इसको बढ़ा दूं तो इसको बढ़ा दूं तो फिर यहां तो मैंने मेहनत मशक्कत और ज्यादा करनी पड़ेगी मेरे को। अगर ऐसा होगा तो दूसरे पॉइंट में मैं कह सकता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P एक्सटर्नल। अगर P एक्सटर्नल को बढ़ा दूंगा तो बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा बढ़ जाएगा। एक बार यहां तक इसको नोट कीजिए। इसी में मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो दो टाइप का होता है। ऑलराइट, तो बॉइलिंग पॉइंट एक तो होता है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, स्टैंडर्ड बीपी, एसबीपी बोल लो। एक होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, एनबीपी बोल लो। तो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है जब P एक्सटर्नल 1 बार हो, क्या हो 1 बार, और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है जब P एक्सटर्नल 180 m हो। कई बार आपको क्वेश्चन में ऐसा देखने को मिल जाएगा कि उसने कहा द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन, और आगे की डेफिनेशन दे दी, आगे की जितना डेटा वो आपको प्रोवाइड करा दिया। अब उसने ये नहीं कहा कि भैया जो T1 या T2 में से किसी एक की वैल्यू क्या है, मतलब कोई भी टेम्परेचर की वैल्यू आपको नहीं दी तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। या मान लो आपको प्रेशर की वैल्यू नहीं दी तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोला उसने, इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर इज 180 m। गेटिंग इट? लिख सकते हैं आप इसको, मैं इसको मिटा देता हूं, पॉज करके लिख लीजिए। चलिए अगला टॉपिक अगर हम देखें तो अब अगला टॉपिक आता है कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर। किस लॉ से करते हैं, किस तरीके से करते हैं? तो उस लॉ का नाम है, उस साइंटिस्ट का नाम है भैया राउल्ट्स लॉ। क्या नाम है उसका? राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट सबको पता है कि वेपर प्रेशर ऑफ कंपोजिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, मैं तो इसमें दिमाग लगाता ही नहीं हूं कि वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट। आपको भी नहीं लगाना है, कोई नहीं पूछ रहा है आपसे, फिर कह रहा हूं आपसे कोई नहीं पूछ रहा है क्या है, क्यों है, काय को है। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करना है। स्टेटमेंट अगर पूछता है तो स्टेटमेंट क्या है वो भी बता रहा हूं। स्टेटमेंट इस मैथमेटिकल फॉर्म से निकालने की कोशिश करना कि वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट यानी कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट यानी कि X। ऑल राइट, डायरेक्टली यू कैन से दैट वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। अब एक कीड़ा जो हमारे अंदर होता ही होता है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन देखते हटाएंगे इसको, अगर हटाने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो कांस्टेंट लगाते हैं P नॉट कंपोनेंट, X कंपोनेंट। अब एक कंपोनेंट क्यों लिख रहा हूं? सॉल्यूट है तो सॉल्यूट के लिए लगाओ, सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट के लिए लगाओ, बट होना लिक्विड चाहिए। ध्यान रखना कि राउल्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर लिक्विड्स इन जनरल केसेस। जनरल का मतलब होता है एक्सेप्शन हो सकते हैं कहीं, अगर कहीं लगाना पड़ रहा है तो लगाना पड़ भी सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नहीं सर हम तो हमेशा इसको लिक्विड में लगाएंगे, जरूरत पड़ी तो कहीं भी लगा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको लिक्विड में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो P कंपोनेंट तो समझ में आ रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट समझ में आ ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो P नॉट कंपोनेंट है इट इज वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, इन प्योर स्टेट। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट है साहब, ये है। अब सर इससे कैसे पता चलेगा हमको सॉल्यूशन का? तो देखो जरा डायग्राम बनाता हूं बढ़िया सा, मजा आएगा। एक डायग्राम बनाया मैंने, उसके अंदर लिक्विड भर दिए, सॉल्यूशन बना दिया एक। अब इस सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो है कंपोनेंट A, एक है कंपोनेंट B। इस फॉर्मूला से एक तो मैं इन दोनों के रेस्पेक्ट में अलग अलग निकाल सकता हूं, पहली चीज। दूसरा मैं इसी फॉर्मूला का अप्लाई करते हुए
इन दोनों की हेल्प से पूरे के पूरे सॉल्यूशन का निकाल सकता हूं। अब पूरे सॉल्यूशन का अगर निकालने जाऊंगा तो आप लोग खुद सोचो, एक कंटेनर के अंदर दो कंपोनेंट हैं, एक का प्रेशर मान लो 0.3 atm है, दूसरे का जो प्रेशर है वो 0.7 atm है। मैं बोलूं ओवरऑल निकालो तो आप क्या करोगे, हाँ जोड़ दोगे उसको, तो 0.3 प्लस 0.7 कितना हो गया, 1 हो गया। सिमिलरली PA प्लस PB करोगे तो क्या आ जाएगा, बोलो, दिमाग चलाओ, दिमाग चलाओ। अगर PA प्लस PB करोगे तो क्या आ जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी PS आ जाएगा। PS इज इक्वल्स टू PA प्लस PB आ जाएगा। अब जैसा मैंने कहा कंपोनेंट क्या है, सबसे पहले A, अलग से लिख देता हूं, फॉर A अगर A के लिए बात करूं तो यू विल राइट PA इज इक्वल्स टू P नॉट A XA, राइट। If I talk about B, then you will write it PB is equals to P not B XB. Getting my point? बहुत बढ़िया। इन दोनों ही वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करना है बच्चों, तो PS is equals to P not A XA प्लस P not B XB। ऑल गुड, बहुत बढ़िया। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आया। कभी मान लो कि आपको ऐसा कह दे वो कि भैया इन दोनों में से कोई एक ही टर्म दी, उसने एक ही मोल फ्रैक्शन दिया, तो क्या करना चाहिए, करना है चाहिए कि बिकॉज वी नो वेरी वेल दैट XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1 होता है, XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो इफ XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1 दैट मीन यू कैन से दैट XB इज इक्वल्स टू 1 माइनस XA। अगर XB 1 माइनस XA है तो देखो ये क्या आएगा, P नॉट B। चलो, सो देयरफॉर PS जो है वो आ जाएगा आपका, देखो पूरा ही करके बता देता हूं थोड़ा सा, P नॉट A XA प्लस P नॉट B 1 माइनस XA, मल्टीप्लाई कर लो थोड़ा सा, तो PS इज इक्वल्स टू P नॉट A XA माइनस P नॉट B XA प्लस P नॉट B। XA वाली टर्म्स को एक साथ रख लिया है, XA को कॉमन निकाल दो। अगर XA को कॉमन निकालोगे तो यू विल गेट P नॉट A माइनस P नॉट B XA प्लस P नॉट B। ये लो साहब, केवल एक ही मोल फ्रैक्शन की टर्म में आपके पास वेपर प्रेशर आ गया सॉल्यूशन का। तो कभी मान लो पता ना चल रहा हो तो निकाल लो, पता चल जाए तो ये फॉर्मूला निकाल के लगा दो, उसमें क्या समस्या, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, क्यों, हाँ के ना, बिल्कुल। अब मान लो कभी कभी क्या होता है बच्चों कि कभी कभी आपसे वेपर फेज में भी पूछ लिया जाता है कि वेपर फेज में बताओ, किसमें बताओ, वेपर फेज में बताओ। तो वेपर फेज में आप किस तरीके से बताएंगे, सुनना जरा भाई। होगा क्या, यहां से इनकी वेपर्स बनने लगेंगी। अब ऐसा तो कभी होता नहीं कि पूरा का पूरा लिक्विड बदल गया, किसमें, वेपर में। ये तो होगा लेकिन काफी टाइम बाद होगा। तो अगर मैं बात करूं कि X, तो X तो होती है मोल फ्रैक्शन, X क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, और Y जो होता है वो होता है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। और ये दोनों कभी इजीली बराबर नहीं होते, इजीली मतलब है जनरल टर्म्स में बराबर नहीं होते इन वेपर फेज, लिक्विड फेज लिखना भूल गया मैं, इन वेपर फेज। अब अगर मुझे यहां की मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, हाँ अभी गौर करते हैं, एक बार इसको नोट करो। तो आई होप आपने लिख लिया होगा, मैं जरा चश्मा लगा लेता हूं, हाँ जी, तो आपने लिख लिया होगा। तो सर ऐसे केस में हम क्या करें, थोड़ा सा इसको मिटा नहीं रहा हूं, हाँ जी सर ऐसे केस में क्या करें। तो आप ध्यान करो कि वेपर फेज के जितने लॉज हैं वो डॉल्टन ने दिए, किसने दिए, डॉल्टन ने। तो अकॉर्डिंग टू डॉल्टन, अगर मैं डॉल्टन अंकल की बात करूं, हाँ ये अंकल है, इन्होंने बहुत सारी थ्योरी दी, एटॉमिक थ्योरी दी थी, जिसमें से 5 में से 4 पॉइंट गलत थे। उस टाइम के हिसाब से सही थे लेकिन 4 पॉइंट गलत थे। अब अकॉर्डिंग टू डॉल्टन अगर मैं बात करूं तो वेपर प्रेशर ऑफ ए कैन बी कैलकुलेटेड बाय ए पीटी। अब यहां पर इन टर्म्स का मतलब क्या है, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, वेपर्स का पार्शियल प्रेशर होता है, ध्यान रखना। ये क्या है आपका पीपी, पीपी लिखूं पार्शियल प्रेशर लिखूं, पार्शियल प्रेशर लिखो सर, पीपी समझ में थोड़ी आता है, पार्शियल प्रेशर वाई ए, यहां ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं बच्चों कि मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ऑलराइट। पीटी, पीटी का मतलब है टोटल प्रेशर, पीटी का मतलब है टोटल प्रेशर। दूसरा अगर मैं बात बोलूं अकॉर्डिंग टू राउल्ट, तो राउल्ट क्या बोलता है बच्चों, राउल्ट ने देखो ये लिखा हुआ कि पीए अगर निकालूंगा तो मैं निकालूंगा पी नॉट ए एक्स। एक बात बताओ, एक व्यक्ति कान को ऐसे पकड़े
और एक व्यक्ति कान को ऐसे पकड़े, दोनों में फर्क क्या है? फर्क तो कोई नहीं है, पकड़ तो कान ही रहा है ना। इसका मतलब डाल्टन ने पीए निकाला और किसी दूसरे तरीके से राउल्ट ने भी पीए निकाला। इसका मतलब दोनों पीए तो बराबर ही आएंगे ना, दोनों पीए अलग अलग थोड़ी आ सकते हैं। भाई ये भी क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वेपर फेज में। ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ ए वेपर फेज में। इसका मतलब बस फर्क ये है कि इसकी कैलकुलेशन ये लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन से कर रहा है, इसकी कैलकुलेशन ये वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन से कर रहा है, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम आएंगे। अगर ऐसा होता है, मान लो कि अगर ऐसा है, इसका मतलब हमें एक काम कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और रिलेशन पूछ ले तो राउल्ट को डाल्टन के बराबर कर देना। क्या कर देना? राउल्ट को डाल्टन के बराबर कर देना। R इज इक्वल टू डी, राउल्ट बराबर डाल्टन। जैसे ही ये करोगे तो देखो जरा, ये करते क्या होगा? ये करते होगा P नॉट ए एक्स इज इक्वल टू बाई ए पी टी। क्या निकालना था? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज निकालनी थी ना। तो जिसकी भी निकालनी हो उसको देखो जनरलाइज फॉर्म में लिख लो कि y कंपोनेंट इक्वल होगा P नॉट कंपोनेंट x कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। अगर आप देख पा रहे हो P नॉट कंपोनेंट x कंपोनेंट इज इक्वल टू P कंपोनेंट, तो आप उस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो। मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, आप जरूर लिखिएगा। थोड़ा सा दिमाग अपना भी तो चलाओ, पढ़ने बैठे हम, थोड़ा सा दिमाग अपना भी तो चलाओ। ऑलराइट, सो भैया इससे हम आराम से क्वेश्चन को कर पाएंगे। मैं पहले ही बोल चुका हूं, पहले लेक्चर के अंदर सारे कंसेप्ट क्लियर करूंगा, अगले लेक्चर के अंदर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, तो पढ़ के रखना। हो सकता है वीडियो आज ही आ जाए, हो सकता है वीडियो कल दिन में आए, कभी भी आ सकता है। ठीक है, पढ़ के रखना, जब भी आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। नोट करिए एक बार इसको। आई होप नोटेड। यहां तक किसी को कोई समस्या है? पक्का? चलिए बहुत बढ़िया। अगर यहां तक समस्या नहीं है फिर तो बहुत ही अच्छा काम है। अब राउल्ट के लॉ के बेसिस पर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन किया गया। किसके बेसिस पर बच्चों? राउल्ट के लॉ के बेसिस पर क्लासिफिकेशन ऑफ क्या किया गया? सॉल्यूशन किया गया। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन निकाले गए। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेटा। फर्स्ट वन इज आइडियल सॉल्यूशन, सेकंड वन इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ऑलराइट, तो अगर हम देखेंगे तो मान लो मैंने लिख दिया यहाँ सॉल्यूशन, एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाऊंगा, फटाफट समझाऊंगा। सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर जो है दो टाइप के सॉल्यूशन मैंने अभी भी बताया आपको। एक मैंने बोला आइडियल सॉल्यूशन, जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करेगा। दूसरा होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जो राउल्ट लॉ को ओबे करता है, ओबेज राउल्ट्स लॉ, यानी कि जो कि PS इज इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी के बराबर होता है। नॉन आइडियल किसको कहते हैं? विच डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। अगर राउल्ट्स लॉ की आप बात कर रहे हो, इसका मतलब PS इज नॉट इक्वल्स टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। अब इसको आप ऐसे नहीं समझ सकते हो, इसको आपको समझना पड़ेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे, है ना बेटा। इसको हमको किस में समझना पड़ेगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे हमको इसको समझना पड़ेगा। तो कैसे? गौर करो, यहां जो इंटरेक्शन हो रहा है भाई, सॉल्यूशन बना सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से। यानी कि मान लो सॉल्यूट मेरा ए है और सॉल्वेंट मेरा बी है, जब दोनों ने इंटरेक्ट किया होगा तभी तो ए बी यानी सॉल्यूशन बना होगा। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां पर ए बी का जो इंटरेक्शन है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो दोनों के बीच का फोर्स है, जो ड्राइविंग फोर्स है, वो इक्वल है ए के फोर्स के और बी के फोर्स के। क्यों? क्योंकि ऐसे ही टाइम पर जो इसका वेपर प्रेशर है इन दोनों के सम का, वही ये वेपर प्रेशर आ रहा है। ऐसा कब पॉसिबल है? जब दोनों के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बराबर हो। पहुंच जाओ सीधे, वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग है तो कम वेपर, स्ट्रॉन्ग है तो कम वेपर प्रेशर भी कम। वीक है तो ज्यादा वेपर प्रेशर भी ज्यादा। गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे ही ए बी बराबर होगा इन दोनों के, तभी आप कह सकते हो कि ओबे राउल्ट लॉ। क्लियर है? अब अगर इसकी बात करूं तो इसका मतलब इसके अंदर बराबर नहीं होंगे। अगर बराबर नहीं होंगे तो मैं कहूंगा कि ए बी के इंटरेक्शन जो है वो बराबर नहीं है ए और
डी बी के। अच्छा इसको और लिख लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ, और किसी भी एक के इंटरेक्शन के बराबर नहीं है। ऑलराइट, अब अगर मैं देखूं तो ये जो है इसका तो मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं। जब नॉट इक्वल्स टू की बात आती है तो दो तरीके की बातें होती हैं। पहली बात जो है वो होती है कि बड़ा हो जाए, पी एस जो है वो बड़ा हो जाए पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से। और दूसरा वाला जो है वो आता है कि पी एस जो है वो छोटा हो जाए पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से। सही है। जब ऐसा होगा, खुद गौर करना, अगर ऐसा हुआ यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ गया। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ने का मतलब है ए और बी के बीच का इंटरेक्शन कमजोर हो गया। वीक, वीक मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर वीक तो वेपर प्रेशर ज्यादा। देखो कनेक्ट करो, कनेक्ट करो। वेपर प्रेशर बढ़ गया इसका मतलब इंटरेक्शन कमजोर हो गया। यानी कि मैं ऐसा कहूंगा कि ए बी का जो इंटरेक्शन है वो अब लेस हो चुका है। किससे? ए और बी बी से। ए और बी बी से लेस हो चुका है। वहीं अगर मैं यहां बात करूंगा तो वेपर प्रेशर कम हो गया। अब तक खुद ही अंदाजा लगा लोगे कि हाँ सर यहां पर जो है ए बी का इंटरेक्शन बड़ा हो गया है ए बी बी से। ऑलराइट, यानी कि इसमें हमें कोई भी समस्या आई होप नहीं आनी चाहिए। ये इसका बेसिक फंडा होता है जिसके बेसिस पर इसको समझा जाता है। ठीक है, अब बात करूं इनके एग्जाम्पल की। जो ट्रिक्स बता रहा हूं ट्रिक्स से एग्जाम्पल याद रखना। इसके एग्जाम्पल याद रखने की ट्रिक है कि ये सेम फैमिली के होते हैं। सेम फैमिली का मतलब फैमिली सेम है, सौतेले भी हो सकते हैं, सरनेम सेम है। जैसे जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैं बोलूं एन हेक्सेन को एन ऑक्टेन में मिला दिया तो दोनों के दोनों एल्केन फैमिली के हैं ना। दोनों के दोनों किस फैमिली के हैं? एल्केन फैमिली के हैं। इसका मतलब सेम फैमिली। मान लो मैं तुमको कह दूं कि कहीं से पकड़ के मेथेनॉल और एथेनॉल को मिला दो। अरे हाँ, दोनों ही अल्कोहल है, मिला दो, मिल जाएंगे आराम से, आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। तीसरा, कभी मैं आपको कह दूं बेंजीन और टोलुइन यानी कि मिथाइल बेंजीन को आपस में मिला दो, दोनों ही बेंजीन है भैया। बेंजीन और उसका डेरिवेटिव है, सेम फैमिली के हैं। इसका मतलब ये क्या होंगे? आइडियल सॉल्यूशन होंगे। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं तो ध्यान रखो इसके अंदर अगर मैं बात करूं, है ना, इस वाले को बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। लिखना भूल गया हूं मैं, अब लिख देता हूं। इट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, NIS। इट इज IS, आइडियल सॉल्यूशन, इट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। NIS विद, हाँ जी, वेपर प्रेशर पहले से ज्यादा हो गया, कम हो गया, ज्यादा हो गया, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन। इसको बोलेंगे NIS विद, बोलो मेरे साथ, नेगेटिव डेविएशन। हाँ शाबाश बच्चों, नेगेटिव डेविएशन। अगर इसकी मैं बात करूं एग्जांपल की, तो पोलर प्लस नॉन पोलर सब्सटेंस जब भी मिलाओगे, अब पोलर नॉन पोलर का मतलब ये नहीं है एक बिल्कुल ही नॉन पोलर है एक बिल्कुल ही पोलर है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक लेस पोलर हो एक मोर पोलर हो। तो पोलरिटी में जिसके डिफरेंस हो, डिफरेंस बिटवीन द पोलरिटी, उस टाइप के सॉल्यूशन आपके पॉजिटिव डेविएशन के अंदर आते हैं। ऑलराइट, तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल कैसे हो सकते हैं इसके? पहला, मान लो मैंने क्लोरोफॉर्म में जो है मिला दिया CCl4 को, क्लोरोफॉर्म में मिला दिया, सॉरी CCl4 में मिला दिया क्लोरोफॉर्म को, तो CCl4 कैसा है? नॉन पोलर। क्लोरोफॉर्म कैसा है? पोलर। ऐसे ही मान लो मैंने क्लोरोफॉर्म के साथ मिला दिया बेंजीन को। ओके सर, ये क्या बात हुई सर? देखो बेंजीन इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर। बेंजीन अगर प्लेनर है इसका मतलब वो नॉन पोलर है। इसके अंदर एक, सॉरी हाँ अब सही है क्लोरोफॉर्म, इसके अंदर एक एक्टिव हाइड्रोजन है, ये H पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और बेंजीन ऑलवेज एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम देखेंगे इस चीज को, और आपने भी देखी होगी, जाहिर सी बात है आप जानते होंगे इस चीज के बारे में कि इसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन है। एक्टिव हाइड्रोजन इसके ऊपर जा सकता है ना, अटैच हो सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है इसके साथ, इंटरेक्शन बना सकता है, लेकिन उतना इफेक्टिव इंटरेक्शन नहीं बनाएगा। तो इसलिए ये किस कैटेगरी में फॉल होता है? पोलर प्लस नॉन पोलर। और ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन। एक और देख लो, एक और देख लो कि अगर मान लो मैं कह दूं एसीटोन है आपके पास, एसीटोन है, एसीटोन में वाटर को मिला दो, वाटर में एसीटोन को मिला दो, इस तरीके का एक सॉल्यूशन अगर आपको दे दिया जाए तो एक ज्यादा पोलर है एक कम पोलर है, तो ये भी कैसा सॉल्यूशन है बेटा? पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन है। इसमें अगर एग्जांपल की बात करूं तो देखो इंटरेक्शन स्ट्रांग हो रहे हैं, इंटरेक्शन क्या हो रहे हैं? स्ट्रांग हो रहे हैं, यानी कि जो H बॉन्ड बना लें, सिंपल सी बात में मैं आपको अगर बताऊं तो जो क्या बना लें?
एच बॉन्डिंग कर लें। अब एच बॉन्डिंग कौन कौन कर सकता है? देखो किसी भी एसिड को बेस एसिड को पानी में मिलाओगे तो एच बॉन्डिंग करेगा वो, इसलिए वो हाईली एक्सोथर्मिक भी होते हैं। देखो इस फंडे पे भी आ रहा हूं मैं भी, HCl प्लस H2O है ना, HNO3 प्लस H2O। जिनमें मतलब बॉन्डिंग हो सकती है, जिनमें एसोसिएशन हो जाए, जैसे मान लो मैं कह दूं कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस बेंजीन, जिनमें एसोसिएशन हो जाए तो जुड़ते ये भी एच बॉन्डिंग से हैं। ये भी ध्यान रखना, कभी ऐसा मत सोच लेना कि ये उससे नहीं जुड़ते हैं। दो कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में जुड़ जाते हैं, डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। साथ में मैं एक चीज और बता रहा हूं, इस लाइन को थोड़ा सा बीच से लंबा कर रहा हूं। इसके अंदर मैं एक पार्टीशन डाल रहा हूं कि इसमें ये तो थी पहली कंडीशन, इनकी दूसरी कंडीशन होती है कि यहां पर डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो 0 होता है। नो वॉल्यूम चेंज विल बी ऑब्टेन्ड। जितने इंटरेक्शन टूटे उतने ही बन गए, गौर करो, जितने टूटे उतने ही बन गए। तो काय का वॉल्यूम बढ़ेगा और काय का कम होगा? जितना हटाया था उतना ही डाल दिया। अगर ऐसी कंडीशन है इसका मतलब इसमें एंथैल्पी चेंज भी नहीं होगा किसी भी तरीके का। डेल्टा एच मिक्सिंग ओवरऑल 0, क्योंकि जितना टूटने में लग रहा है उतना ही बनने में लग रहा है। सुनना, जितना टूटने में लग रहा है उतना ही बनने में लग रहा है, तो इसका मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0 है। लेकिन जब यहां की बात करूंगा, थोड़ी सी एक बार आप इसको लिख लो, बोर्ड ज्यादा भर गया है। या चलो मैं थोड़ा सा पार्टीशन करता हूं इसका, इसका एक पार्टीशन डाल देता हूं। यहां लिख देता हूं पॉजिटिव डेविएशन और यहां लिख देता हूं नेगेटिव डेविएशन। अब सही है, गौर कर लेना थोड़ा सा। अब बात करूं पॉजिटिव डेविएशन के अंदर, अगर बात करूंगा तो ध्यान रखना ये बड़ा है ना, यहाँ पे वेपर प्रेशर ज्यादा है ना, तो मिक्सिंग भी ज्यादा होगी। मिक्सिंग ज्यादा क्यों होगी? जितने आपने अपन कहें जितने इंटरेक्शन को आपने तोड़ा, आपने उससे ज्यादा इंटरेक्शन बना दिए। यानी कि उन इंटरेक्शन में एक तो पहली बात तो इतनी एफिशिएंसी आई नहीं, क्योंकि जब ये ए बी का इंटरेक्शन लूज हुआ, इसका मतलब कि वो वीक है, स्ट्रांग नहीं है। वो स्ट्रांग तो नहीं है, वो कैसे है? कहो कैसे है? वो वीक है। ऑलराइट, तो अगर वो वीक है इसका मतलब उनके इंटरेक्शन उतने बिल्टअप नहीं हुए, वो उतने क्लोज आके कनेक्ट नहीं हुए, वो दूर दूर है अभी भी। अगर वो दूर दूर है इसका मतलब डेल्टा वी जो है ग्रेटर देन 0 होगा। और ऐसे प्रोसेसेस हमेशा एंडोथर्मिक होते हैं। कैसे होते हैं? एंडोथर्मिक। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं तो डेल्टा वी लेस देन 0। कभी भी गौर करना, लेबोरेटरी में आप गए हो कई बार, H2SO4 प्लस H2O इस टाइप का कंडीशन करोगे, एक तो एक्सेसिव अमाउंट में हीट रिलीज होता है, जिसकी वजह से कई बार बीकर भी टूट सकता है, राइट। और वॉल्यूम में क्या आती है? कमी आती है, क्योंकि इंटरेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। पहले वाले तो दूर दूर रखे हुए थे तो वॉल्यूम बढ़ गया, अब की बार वाले बहुत पास पास आ गए तो वॉल्यूम कम हो गया। इसका मतलब डेल्टा इज लेस देन 0, यानी कि ये एक्सोथर्मिक होते हैं। ये क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक होते हैं। अब सारे तरीके के सॉल्यूशंस के लिए दो चीजें हमेशा फिक्स हैं। वो कौन कौन चीजें हैं? एक तो है डेल्टा एस, जो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा, क्योंकि रेंडमनेस बढ़ती है। इसमें रेंडमनेस बढ़ी रही है, इनके अंदर इसमें भी रेंडमनेस बढ़ी रही है, इसलिए डेल्टा एस जो है वो ग्रेटर देन 0। अब अगर मैं देखूं यहां पर तो डेल्टा जी इज लेस देन 0। गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा क्या होती है? लेस देन 0 ही होती है, ताकि आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रह सके। ऑलराइट, तो ये कंप्लीट था, जो कि आपको पता होना चाहिए कि ऐसा होता है, क्यों होता है, काय को होता है। हाँ, इनके ग्राफ्स थोड़े से बाकी हैं, तो आप एक बार इस पूरे को नोट कीजिए, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, राइट। तो जैसे आपने इसको नोट किया तो मैं समझता हूँ, देखो आपने कितनी चीजें केवल और केवल 40 मिनट में कवर अप करी है। 40 मिनट का मान लो 5-7 मिनट तो मैंने बकवास भी करी होगी कहीं ना कहीं, तो मान लो 35 मिनट में आपने ऑलमोस्ट आधा चैप्टर खत्म कर दिया है बच्चों। आधा चैप्टर, वेपर प्रेशर हो गया, राउल्ट्स लॉ हो गया, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गए। ये मेजर क्वेश्चन उठाते हैं जब थियोरेटिकल पार्ट पे आते हैं, तो ये मेजर क्वेश्चन उठाते हैं बोर्ड के अंदर। ऑलराइट, अब फटाफट से इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने के बाद हम लोग चलेंगे एजियोट्रॉप्स पे। एजियोट्रॉप से आगे बढ़कर हम लोग कहां चलेंगे? बताइए, एजियोट्रॉप से आगे बढ़कर हम कहां चलेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर। तो चलिए एक बार अपन आगे शुरू करते हैं। तो बच्चों ये ग्राफ मैंने ऑलरेडी बना के रख लिया है, इसको कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन का कर्व, है ना। ये जो है, ये जो ग्राफ है, ये आइडियल सॉल्यूशन का है बच्चों। इसका है आइडियल सॉल्यूशन। इसके अंदर हम ऐसा मान रहे हैं कि A इज लेस वोलेटाइल देन B। हम इसके अंदर क्या अज्यूम कर रहे हैं? A इज लेस वोलेटाइल देन B, यानी कि हम ऐसा कहेंगे इसके अंदर कि P नॉट A इज लेस देन P नॉट
बी। ऑलराइट, ये है चीज। अब ध्यान ये करना है और ध्यान क्या रखना है वो सुनो जरा। इस कर्व में मैंने दो चीजें एक साथ मर्ज करी हैं। पहला मैंने मर्ज करा है कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन का कर्व होगा। दिमाग चलाते जाओ, हालांकि आपसे इसको एक्सप्लेन कोई नहीं करा था बोर्ड में, ठीक है, कि पी ए का जो कर्व है वो होगा पी नॉट ए एक्स है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, ओरिजिन से निकलेगा स्ट्रेट लाइन पे जाएगा, बात खत्म। ये ग्राफ गया, ऐसे इधर से कर्व गया, ये पीबी का कर्व गया। अगर दोनों को एक साथ रख दूं, दोनों पॉइंट्स को मिला दूं, तो ये जो यहां से लेकर यहां तक की रेंज है वो किसकी रेंज है? जल्दी बोलिए फटाफट, किसकी रेंज है पूरी? ये रेंज है आपकी मोल फ्रैक्शन की। ये रेंज किसकी है? यहां से लेकर यहां तक तो चल रही है ये पूरी। ये जो रेंज है ये है वेपर प्रेशर की। दोनों एक साथ चल रहे हैं और पूरे सॉल्यूशन के चल रहे हैं, इसलिए दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि वेपर प्रेशर किसी पॉइंट पर ज्यादा हो रहा है, वेपर प्रेशर किसी पॉइंट पर ज्यादा हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? ये आपको क्या करना चाहिए? ये आपको क्या करना चाहिए? ये ऊपर निकाल दो। ऑलराइट, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन के लिए। अगर मैं आपको बोलूं कि जो है नेगेटिव डेविएशन के लिए बनाओ, तो कुछ नहीं है, कर्व्स वही सेम रहेगा। नीचे, यहां से भी नीचे और यहां से भी नीचे। तो ये वाला जो कर्व है ब्लैक वाला, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव डेविएशन वाला। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव डेविएशन का कर्व हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहां तक कि ये जो कर्व्स हैं ये सारी चीजें हैं। ऑलराइट, ये जो सारी चीजें हैं इनके थ्रू अभी हम चलेंगे। अब हमारे अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे एजियोट्रॉप, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और उसके साथ में इसकी जितने भी कुछ क्वेश्चन या प्रॉब्लम्स बन सकते हैं वो सारे। ऑलराइट, चलिए, तो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। Thank you very much. I hope you enjoyed your today's session. Thank you. Okay, bye.